Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. In this video we are going to discuss the second chapter of geography, which is changing phases of the earth, the processes first. First we will take the general introduction of this chapter. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे किस चीज़ से बनी है, अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, जो रॉक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो अपर मोस्ट सरफेस है वो रॉक से बना हुआ है. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लिथोस्फेयर. We have studied environment and its dimension in the previous chapter. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशन हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी अबाउट लिथोस्फेयर, the outer crust of the rocks forming the earth surface of the earth called the lithosphere. जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है जो सिर्फ रॉक से बनी हुई है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज लिथो विच मीन्स रॉक्स, सेकेंड वन इज स्फेयर विच मीन्स डोमेन. तो लिथोस्फेयर को हम ये कह सकते हैं रॉक स्फेयर या डोमेन ऑफ रॉक्स. लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो अबाउट 100 किलोमीटर्स है. Students, first we will see this picture. You can here see this is our earth, okay, and in this position we live. You can see this outer layer, and these are first, second and this third. These are three layers inside the earth. So this average thickness is about 100 किलोमीटर्स. दिस वन लिथोस्फेयर की, सिर्फ इतने से लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर्स. बट जो ये थिकनेस है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स में जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, जबकि ओशियंस में कम है, क्योंकि ओशियंस का ज़्यादातर जो थिकनेस पार्ट है वो किससे कवर्ड होता है? वाटर से. सो हम अर्थ की आउटर शेल पे रहते हैं. इधर जो भी लैंडफॉर्म्स है वो हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी. माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सभी लिथोस्फेयर का पार्ट है. लिथोस्फेयर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सिर्फ यहाँ अपना घर नहीं बनाते बल्कि जो भोजन वो ग्रहण करते हैं, मीन्स जो खाना वो खाते हैं, वो भी इसी धरती पे, इसी लैंड पे उगाया जाता है. हम ज़्यादा इस बात को समझने के लिए अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. सो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्कॉलर्स ने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, मिडल लेयर इज मैंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कोर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अपर मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर. ये अलग अलग टाइप की रॉक से बनी हुई होती है, सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ रहते हैं तो ये सॉलिड है. ऑफ कोर्स सब जानते हैं, हम इस पर चल सकते हैं. सॉलिडिफाई फॉर्म में है ये. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ द लिथोस्फेयर आर इग्नीशियस. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस पार्ट को बनाती है वो इग्नीशियस रॉक. सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक constitute a larger part of the lithosphere. Igneous rock बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारा पार्ट कौन सी रॉक्स भी बनाती है? सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर आएगा कि मैम इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, लेकिन वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे. जो इसकी थिकनेस है क्रस्ट की वो है 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर. यू कैन सी हियर, ये जो ऑरेंज पार्ट है यू कैन सी, ये क्या है? ये क्रस्ट है. क्रस्ट, इसकी जो थिकनेस बताई गई है वो बताई गई है 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर. एंड यू कैन सी दिस पार्ट ऑल्सो. दिस इज पार्ट ऑफ दिस डायग्राम. These two parts
our core. This orange part is mantle, but this part, you can see this light color, cream color, this part is crust, and this is 6 to 48 kilometer thick. So crust is further divided into Sial and Sima. So outer lighter part, इसका जो लाइट पार्ट है वो हम कहेंगे सियाल, क्योंकि इसका जो लाइटर पार्ट है वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट से बना हुआ है. फर्स्ट इज सिलिकॉन, सेकेंड वन इज एल्यूमिनियम. सो आपको याद रखने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ मैं इसमें. यू कैन सी सियाल, दिस SI denotes silicon, you can see here, and this AL denotes aluminium. इन्हीं दो मिनरल्स की वजह से ये जो अपर पार्ट है क्रस्ट का उसको क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है, मीन्स मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सो सेकेंड लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट को सीमा बोला जाता है, जस्ट बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स. First one is silicon and second one is magnesium. Student, you can see here that the silicon is common, means CC is common, but in this upper case we will read there is silicon with aluminium, but in this lower part there is silicon with magnesium, and the average thickness of this joint is 40 kilometer. Okay students, now we will move to another part. This is the mantle, which is the middle layer of this earth. The mantle is the intermediate, we have discussed that this is the middle layer between the crust and core. crust के नीचे वाली and core के ऊपर वाली. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कह सकते हैं, the core has an average, नहीं, the mantle has an average of. यहाँ पे क्या आएगा, mantle, जो mantle की जो एवरेज थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर. एंड जो इस लेयर का जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. यू कैन सी हेयर ऑल्सो इन दिस डायग्राम वी हैव, दिस इज द मेंटल एंड दिस इज द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. ओके, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी हुई है, सिलिकेट्स एंड मेटेलिक मिनरल्स, बहुत सारे अदर मेटल्स से और रॉक से. और ये प्लास्टिक और मोल्टन स्टेट में, मीन्स बहुत जल्दी पिघलने वाली स्टेट में है. इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्रस्ट से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लिथोस्फेयर क्या रहता है, इस पर तैरता रहता है. किस पर, एस्थेनोस्फेयर पर. यू कैन सी इफ दिस इज द मेल्टिंग लेयर, अगर ये मेल्टिंग लेयर होगी मीन्स ये क्या होगी, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, पिघलने वाली लेयर बोलते हैं इसे. अगर ये बहुत जल्दी, तो आप समझ सकते हैं अगर ये पिघलने वाली लेयर है तो इस पर एस्थेनोस्फेयर पर जो ये लिथोस्फेयर है वो इस पर क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, मीन्स तैरती रहती है. दिस इज द लिथोस्फेयर एंड दिस इज एस्थेनोस्फेयर एंड दिस इज मेल्टिंग लेयर. अगर ये पिघलेगी तो ये पिघलते हुए पर ये जो लिथोस्फेयर है ये तैरेगी, फ्लोट करेगी. ओके, सो दिस इज द थर्ड लेयर, द कोर. ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ दिस लेयर, ये एकदम सेंटर में होती है, इसीलिए इसको सेंट्रोस्फेयर भी बोलते हैं. कोर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है, 7000 किलोमीटर. मीन्स इफ वी विल स्टडी देन दिस इज starting from this point to this point, only this light gray and this dark gray, this portion I am donating by this line. This line is 7000 kilometer. This diameter is of 7000 kilometers. Density of the rock in this part is highest. बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा चिपक के रॉक्स यहाँ पर रहती है. और इस लेयर, जिस चीज़ों से ये लेयर बनी हुई होती है वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, स्पेशली निकल एंड आयरन. निकल को इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी विल से Ni एंड आयरन को Fe. सो द कोर इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ. ओके, द टेम्परेचर इन द आउटर कोर, दो
कोर में भी देखो 2 लेयर्स हैं. दिस वन इज डिनोटेड विद लाइट वन, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे. सो आउटर कोर मीन्स बाहर वाले में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट पिघलते हुए रहते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. आप समझ सकते हैं इस लेयर के ऊपर भी 2 लेयर्स है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा इन दोनों लेयर्स का. बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए ये सॉलिड रहती है. सॉलिड मीन्स आप कह सकते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं तो वो दब जाती है और वो अपने आप में एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है. ओके, सो तीनों लेयर्स हो गई. वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो बनी किन चीज़ों से. हमने लेयर्स तो पढ़ ली. सो रॉक्स एंड मिनरल, सबसे इंपॉर्टेंट है रॉक्स एंड मिनरल. रॉक को हम बोल सकते हैं मिनरल्स का जमा हुआ एक मिनरल से बहुत सारे मिनरल्स को इकट्ठा करके बनी हुई सॉलिड चीज़ को क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं. अर्थ रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है. रॉक्स जो इस अर्थ क्रस्ट को बनाती है वो सॉलिड स्टेट में, हम सबको पता है रॉक्स हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े पत्थर, तो वो किससे, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. एनी मास ऑफ हार्डर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हार्डर पोर्शन से आप समझ गए अर्थ क्रस्ट जिससे बनी हुई होती है उसे रॉक बोलते हैं. दे मेक मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द लिथोस्फेयर, जो हमारी लिथोस्फेयर है उसका जो सॉलिड पार्ट है, हमें पता है बहुत सारा पार्ट लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है, ओशियन, रिवर्स, लेक्स. बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट सॉलिड फॉर्म देन इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. इट इज़ नो डेफिनाइट कंपोजिशन, पता नहीं है कि ये वाला जो पत्थर है तो ये कौन से कंपोजिशन से बना हुआ है, इसमें कौन सा मिनरल ज़्यादा है. सो मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल, इसीलिए हम ये मानते हैं जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर है अलग अलग प्रोपोर्शंस में. रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट, कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, बट कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. लेकिन रॉक्स को हम प्रॉपर पत्थर नहीं कह सकते. रॉक्स की अगर हम हिंदी की बात करें तो रॉक की हिंदी होती चट्टान. ओके, सो a mineral is a naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical properties. मिनरल एक ऐसी नेचुरल है, मीन्स ह्यूमन उसमें कुछ नहीं कर सकता, ह्यूमन मिनरल नहीं बना सकता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नेचुरल, मीन्स नेचर इसे बनाता है. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स इतना ये केमिकल और इतना ये केमिकल, और हर एक मिनरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, उनका स्टेट अलग होता है, वेदर इट इज़ लिक्विड, सॉलिड और इन गैसियस फॉर्म. ओके, a rock having a large proportion of a single mineral so that the mineral concerned can be extracted economically from it is called an ore of that mineral. अगर किसी एक रॉक में मिनरल बहुत ज़्यादा हो, मीन्स हमें पता है कि रॉक है वो बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन अगर कुछ उसमें एक मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसे हम ओर कह देते हैं, ORE ओर. सो मैग्नीटाइट एंड ऑर ऑफ आयरन, मैग्नीटाइट जो कि लोहे की एक चट्टान कह सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. ओके, सो टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स कितने टाइप की होती है. क्रस्ट इज फॉर्म, जो हमारी क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से मिलकर के बनी हुई, अलग अलग कंपोजिशन, टेक्सचर अलग अलग है, कलर अलग अलग है. इसी के बेसिस पे रॉक्स 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज इग्निशियस, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. सो आगे ये फर्दर डिवाइडेड है, बट वी विल स्टडी फर्स्ट व्हाट इज इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक्स वो हैं जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं, फ्रॉम द which have solidified from the molten material or the lava ejected from the interior of the earth. Due to high temperature in the interior of the earth, the rocks are in molten state. This molten material is called magma. This material is ejected from the interior of the earth to the surface through volcanic activity. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है वॉल्केनो क्या होते हैं. जब वॉल्केनो ज्वालामुखी फटते हैं तो उनमें से लावा निकलता है, और क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर, आग होती है पूरी, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप लावा पिघला हुआ होता है. लेकिन बाद में जब वो बहुत
ठंडा हो जाता है तो वो अपने आप एक सॉलिडिफाइड फॉर्म ले लेता है। उसी सॉलिडिफाइड फॉर्म को जो पत्थर बनते हैं या जो रॉक्स बनते हैं उसे हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। एस इग्निशियस रॉक सबसे पहले लावा से बनती है, ना कि किसी और रॉक से, तो इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इसकी कोई भी लेयर्स नहीं होती और इसमें से फॉसिल्स मींस वी कैन से फ्यूल्स नहीं निकलते, लेकिन ये इरोड नहीं होता, मतलब जल्दी से इसमें दरारें नहीं आती या टूटता नहीं है, इसीलिए इससे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रू, फेल्ड्स्पार, प्यूमिस, स्कोरिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद इग्निशियस रॉक। जो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं या ओर्स में से जो मिनरल्स निकलते हैं वो सारे के सारे इग्निशियस रॉक्स ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rocks are formed through consolidation of sediment deposit in water bodies like river, lakes and seas. So students, पहले तो हम ये समझेंगे कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, मिट्टी के, क्ले के, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, इन्हीं सब के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के जब कुछ बड़े रॉक्स तैयार करते हैं तो उन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। बट कैसे बनते हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें पहले पता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो किन से बनते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से। लेकिन वो पत्थर के टुकड़े कहाँ से आते हैं? तो जब किसी चीज़ का बहाव होता है, चीज़ तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, इनका जब बहाव होता है तो ये अपने साथ में, मतलब पानी के साथ में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो कि मिट्टी के, पत्थरों के बने हुए होते हैं वो अपने बहाव के साथ में ले आते हैं और यही सब मिलकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं। इन पर प्रेशर क्रिएट होता है और टाइम के साथ ये अपने आप को एक फॉर्म दे देते हैं, सॉलिड फॉर्म दे देते हैं। इसी सॉलिड फॉर्म को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सो इनको हम सेकेंडरी और डिराइव्ड रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये दूसरी रॉक्स, अब आप सोचो कि वो पत्थर कहाँ से आए होंगे, छोटे छोटे भी, तो वो किसी न किसी बड़े पत्थर से या किसी और इग्निशियस रॉक से हम कह सकते हैं टूटे होंगे और टूट करके वो पत्थर वहीं पड़े होंगे। बाद में वाटर बॉडीज अपने पानी के साथ उसको अपने बहाव के साथ ले आई होगी। सो इसलिए हम इनको डिराइव्ड रॉक्स भी कहते हैं कि ये जो रॉक्स आए हैं वो दूसरी रॉक्स में से लिए गए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारी लेयर्स होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको इजीली इनमें दरारें आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब आप सोचिए कि जब भी रिवर्स और लेक्स की बात करते हैं तो उनके साइड में प्लांट्स भी होते हैं एंड छोटे मोटे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। तो इनके जब छोटे छोटे पत्थर मिलकर के रॉक्स तैयार करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक तैयार होती है, तो उनके बीच में प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेन्स भी होते हैं, मतलब बच्चे कुछ प्लांट्स कह सकते हैं हम, क्या एनिमल्स कह सकते हैं। तो उनसे क्या बनते हैं? फॉसिल्स बनते हैं। फॉसिल्स यही होते हैं, रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी मेटामॉर्फिक रॉक। ये अभी तक हमने पढ़ा कि जो दोनों रॉक्स थी वो कौन तैयार करता है? नेचर तैयार करता है। बट अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो नेचर के द्वारा तैयार की गई रॉक को जब ह्यूमन अपने यूज़ के अकॉर्डिंग मतलब उसको उसमें चेंज करता है तो जो नई रॉक्स तैयार होती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक जब तैयार होती है, जिस प्रोसेस से तैयार होती है उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना, चेंजेस लाना उसमें। मेटामॉर्फिज्म में फिजिकल और केमिकल, मीन्स फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड फॉर्म है तो उसे लिक्विड फॉर्म में भी किया जा सकता है, या फिर वो लिक्विड में है तो उसे सॉलिड फॉर्म में किया जा सकता है। उसमें केमिकल चेंज भी आएंगे। अगर उस रॉक में किसी एक टाइप का मिनरल ज़्यादा है बट वी वांट अनदर टाइप मिनरल, देन वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड।
सो मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक टेक प्लेस व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू, जब उन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया जाता है तब वो हीट के कांटेक्ट में आकर के या फिर वॉल्केनिक मटेरियल यू कैन से, जिसका टेम्परेचर वॉल्केनिक मटेरियल जो लावा उधर से निकला है उसके कांटेक्ट में आकर के अपने आप उन जो उनके अंदर मिनरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और नए मिनरल्स बनते हैं। जब ये रॉक्स तैयार होते हैं तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी आता है। ये रॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बहुत सारी लेयर्स भी हो सकती है, लेकिन ये जो लेयर्स है ये बहुत ज़्यादा दबी हुई होती है, कंप्रेस्ड होती है। इसमें फॉसिल्स मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रॉक्स किससे बनी हुई होती है? इग्निशियस रॉक से। और जब हमने इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इग्निशियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, प्लांट एंड एनिमल के रिमेन नहीं पाए जाते, क्योंकि वो वॉल्केनो में से निकलते हैं। इतने हाई टेम्परेचर में प्लांट एंड एनिमल का रहना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। So most of the metamorphic rock are impermeable. Okay. Metamorphism, you can say there is limestone rock and it changes into marble rock. The process of metamorphism may take place very long time. जो ये प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रेशर, हीट और फिर सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक को चेंज करना, मेटामॉर्फ्ड करना, ताकि वो नई रॉक्स बन सके। मेटामॉर्फिक रॉक बहुत अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की तो उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में हम बात मतलब गोल्ड अपन को हमें पता है कि कितना वैल्यूएबल है, कितना कॉस्टली है। सिल्वर, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक हैं। So students, here is difference between igneous, sedimentary and metamorphic rock. This topic is the most important topic, as we will study about all these three rocks, so you have to do it by your own. Next, there is rock cycle. This is another most important topic, but we will together go through this topic. आपको ये स्टूडेंट्स अगर हम सोचें तो ये कितना सरप्राइजिंग है कि कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाती है, फिर दूसरी तीसरे में, एंड थर्ड अगेन चेंजेस इनटू फर्स्ट। सो वी विल स्टडी अबाउट द रॉक साइकिल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। सो इग्निशियस रॉक को वेदरिंग एंड इरोजन, हमने पढ़ा था कि जब इग्निशियस रॉक के कुछ छोटे मोटे पत्थर या टूट जाते हैं, सेडिमेंट्स, छोटे मोटे कंकर पत्थर, तो वो मिलकर के पानी के बहाव के साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो फॉर्म करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सो वेदरिंग एंड इरोजन समझ गए ना आप लोग कि इग्निशियस रॉक बाय वेदरिंग एंड इरोजन मीन्स वेदर ऐसा होता है, और कुछ इरोजन मीन्स अपने पानी के बहाव के साथ कई चीज़ें बह जाना, इसी को इरोजन बोलते हैं। तो इग्निशियस रॉक चेंज होती है सेडिमेंट्री रॉक में। फिर सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर के साथ, हीट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा करके, प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके सेडिमेंट्री रॉक को किस में चेंज किया जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। हमने अभी स्टडी किया था। देन मेटामॉर्फिक रॉक को फिर से पिघला करके उनको लावा की फॉर्म में ला करके फिर से क्या बनाया जाता है? इग्निशियस रॉक बनाया जाता है। एंड अगर हम इसको उल्टा स्टडी करें तो इग्निशियस रॉक हीट एंड प्रेशर के साथ मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग एंड इरोजन के साथ सेडिमेंट्री बनती है, और फिर सेडिमेंट्री रॉक को फिर से पिघला करके इग्निशियस रॉक बनाया जाता है। सो इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। किसी एक साइक्लिक मैनर में या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देना जिसमें एक रॉक चेंज होकर के दूसरे रॉक की फॉर्म ले ले या दूसरी फॉर्म ले ले, तो उसे रॉक साइकिल बोला जाता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। मैंने आपको बता दिया, अब आप इसे स्टडी करना एंड आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वॉल्केनोज। यू कैन सी हियर इज द डायग्राम और पिक्चर ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द क्रस्ट। जब अर्थ कहीं से, अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर क्रस्ट है वो कहीं से खुल जाती है और उसका जो मटेरियल, अर्थ के अंदर का मटेरियल
जो बहुत ज़्यादा जिसका हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो उसका अर्थ के अंदर का मटेरियल है, लावा है, वो बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो उसे वॉल्केनो बोलते हैं। जो वॉल्केनो के ऊपर की ओपनिंग होती है जिसमें से सारा मटेरियल बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं वेंट। यू कैन सी, जैसे हम कह सकते हैं वॉल्केनो का माउथ कह सकते हैं। सो दिस इज़ द वेंट। अपर पार्ट ऑफ द वेंट इज़ ऑफन अ कप और सॉसर शेप डिप्रेशन। आप देख सकते हैं ये कप या सॉसर की शेप में है। समटाइम द मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर, हर बार वेंट से ही नहीं निकलता, कई बार जो वॉल्केनो के बीच में एक दरार आ जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब वेंट से सब कुछ नहीं निकल पाता तो वो अपने आप वॉल्केनो में एक दरार आ जाती है। यू कैन सी हियर द ऑरेंज पोर्शन, उसमें से फिर सारा का सारा मटेरियल बाहर निकलता है, और ऐसे वॉल्केनो को हम बोलते हैं फीसर वॉल्केनो। और जो मटेरियल इसमें से निकलता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, मोल्टन पिघला हुआ हो सकता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। जो सॉलिड मटेरियल इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकलता है वो पाउडर या ऐश की फॉर्म में होता है, पाउडर, ऐश राख की फॉर्म में, या फिर छोटे पत्थर होते हैं, या बड़े बड़े बॉल्डर्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर होते हैं। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के अलावा इसमें से आप देख सकते हैं गैसियस फॉर्म भी निकलती है जिसे स्मोक कहते हैं। सो दिस रॉक मटेरियल, या जो भी मतलब इसमें से जो गरम मटेरियल बाहर निकलता है उसे बोला जाता है लावा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। ट्रीमर्स वाइब्रेशन जो अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर मीन्स क्रस्ट में होती है उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जो मोस्टली अर्थक्वेक होते हैं वो एक्शन होते हैं कि अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस जब काम करते हैं तो उनमें सडन मूवमेंट आती है, वो थोड़े से अंदर मूवमेंट करते हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। कुछ माइनर अर्थक्वेक, छोटे मोटे अर्थक्वेक ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड होता है, धरती का खिसकना, या फिर बर्स्टिंग ऑफ ए डैम, या फिर डैम का टूटना। लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं जिनसे हम कहते हैं हमें नुकसान होता है या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कह सकते हैं, तो वो इंटरनल मूवमेंट की वजह से होते हैं, ना कि एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से। द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम when the earthquake tremors originate, कुछ इंटरनल मूवमेंट होती है जिसमें अर्थक्वेक में ट्रीमर बनते हैं, सो उसे फोकस बोलते हैं। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है फोकस या सिस्मिक फोकस। सो अर्थक्वेक ट्रीमर्स फोकस से हर एक डायरेक्शन में फैल जाते हैं। वेट फॉर अ वाइल। ओके, so students, we will study this by a diagram. Okay, so this is our earth. The internal movement starts from here. This is the focus point. You can see this is the focus point, and the wave starts like this. Okay, और ऐसे वेव्स फैलती है इसे फोकस से चारों डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन या अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस, वो पॉइंट जो कि अर्थ सरफेस पे इस फोकस से जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर बोला जाता है। अर्थक्वेक यहाँ पे सबसे पहले फील होता है। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा एपिसेंटर में होती है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे इंटरनल मूवमेंट यहाँ हो रही है तो यहीं सबसे ज़्यादा पता लगेगा कि अर्थक्वेक आया है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, नुकसान होगा, वो भी यहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ अ अर्थक्वेक is felt over a large area and the intensity of tremor keep decreasing with the increasing distance. अब जितना यहाँ होगा उससे थोड़ा सा कम यहाँ होगा, उससे थोड़ा सा कम यहाँ होगा, एंड उससे थोड़ा सा कम यहाँ होगा। मतलब जितनी दूरी एपिसेंटर से दूर होगा वो पॉइंट, उतनी ही वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता लगा सकते हैं कि जो अर्थक्वेक आया है वो कितना डिस्ट्रक्टिव था या उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सीस्मोग्राफ, और अर्थक्वेक्स की स्टडी को बोला जाता है सीस्मोलॉजी।
और इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीमर कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, जो कितना तेज है वो अर्थक्वेक, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से पता लगता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रिचर स्केल। इस स्केल का नाम एक यूएस सिस्मोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया था जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिचर। प्रोटेक्शन मेजर्स कि अगर अर्थक्वेक या कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आए तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। द मेन कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन वॉज नॉट द अर्थक्वेक बट द मैन मेड स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन जो मतलब जिस अकॉर्डिंग अपने बिल्डिंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अगर हम चाहते हैं लॉस कम हो अर्थक्वेक की वजह से तो हमें ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट वन, बिल्डिंग शुड हैव बीन सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पिलर्स। जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए तो उसके सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए ताकि वो बिल्डिंग को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाए। बिल्डिंग एक रेक्टेंगुलर प्लान पे होनी चाहिए। लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स। If the region is an earthquake prone area, the houses should be made up of wood. और अगर ऐसे रीजन में हम रह रहे हैं या हमारा घर ऐसे रीजन में है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत जनरली आता रहता है, सो आवर हाउसेज शुड बी मेड अप ऑफ वुड। हमारे घर हैं वो किससे बने हुए होने चाहिए? लकड़ी से। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।